यह कहानी की शुरुआत दो कॉलेज के छात्र हेली और रिच से होती है, जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। रिच ऊपर पहुंच जाता है और दृश्य का आनंद लेने लगता है, जबकि हेली अभी भी चढ़ाई कर रही होती है। हेली संघर्ष करने लगती है और गिर जाती है, लेकिन उसकी क्लाइंबिंग लाइन उसे पकड़ लेती है। वह रिच को पुकारती है कि वह उसे ऊपर खींच ले, लेकिन रिच कोई जवाब ही नहीं देता। हेली देखती है कि रिच मरा हुआ है और फिर उसका शरीर चट्टान से नीचे फेंक दिया जाता है। फिर कोई हेली को उसकी क्लाइंबिंग लाइन से ऊपर खींचने लगता है। हेली क्लाइंबिंग लाइन काट देती है और गिर जाती है। रिच के मृत्यु शरीर पर लैंड करती है। वह किसी तरह बच निकलती है और देखती है कि पेड़ हिल रहे हैं और भयानक हंसी की आवाज सुनाई दे रही है। हेली लगभग अपनी कार तक पहुंच जाती है, लेकिन वह कांटेदार तार से ठोकर खाकर नीचे गिर जाती है और एक अदृश्य ताकत द्वारा जंगल में वापस खींच ली जाती है। तभी क्रिस, एक मेडिकल छात्र, वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है। आगे सड़क पर कुछ तकनीकी खराबी के कारण उसे अलग रास्ता लेना पड़ता है। वह एक पुराने गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है। उसे वहां एक बूढ़ा आदमी दिखता है। वह बूढ़े आदमी को दूसरे रास्ते के लिए पूछता है। वह बूढ़ा आदमी उसे दूसरा रास्ता बताता है। तभी क्रिस एक कच्ची सड़क पर चला जाता है। जैसे ही क्रिस कार चला रहा होता है, उसकी कार नियंत्रण खोने लगती है और एक रेंज रोवर से टकरा जाती है, जो बीच सड़क में खड़ी होती है। यह कार दोस्तों के एक समूह की होती है, जो ट्रेकिंग के लिए आए होते हैं। जेसी, कर्ली और उसका मंगेतर स्टॉप, और एक जोड़ा इवन और फ्रांसिन। जेसी जंगल में एक पेड़ से बंधे कांटेदार तार का एक टुकड़ा पाती है, जिससे उनका टायर पंचर हो गया था। जेसी, कर्ली और स्टॉप जंगल में मदद मांगने जाते हैं। उनके साथ क्रिस भी चला जाता है, जबकि इवन और फ्रांसिन कार के पास रहते हैं। इवन और फ्रांसिन सेक्स करने लगते हैं। उसके बाद इवन कार ठीक करने लगता है, जबकि फ्रांसिन क्रिस की कार में बैठ जाती है। इवन कार ठीक करते समय जंगल से एक आवाज सुनता है और वह जंगल में उसकी जांच करने चला जाता है। कुछ देर बाद फ्रांसिन देखती है कि वह गायब है और वह उसे खोजने के लिए जंगल में चली जाती है। जैसे ही फ्रांसिन जंगल में आगे जा रही होती है, वह उसका एक जूता देखती है और वहीं उसका कटा कान देखकर वह चौंक जाती है। फ्रांसिन पीछे हटते हुए गिरती है। तभी एक आकृति उसके मुंह के चारों ओर कांटेदार तार लपेट देती है, जिससे उसका मुंह फट जाता है। जब क्रिस, जेसी, कर्ली और स्टॉप मदद खोजने की कोशिश करते हैं, वह एक अलग थलग बड़े केबिन में पहुंच जाते हैं। वे केबिन में प्रवेश करते हैं और विभिन्न वस्तुएं पाते हैं। कांटेदार तार, कार की चाबियां, छोटी मोटी चीजें और मानव शरीर के अंग फ्रिज में और बाथरूम में। वे भयभीत हो जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे निवासियों के वापस आने का आवाज सुनते हैं और छिपने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तीन नरभक्षी केबिन में आते हैं और फ्रांसिन का मृत्यु शरीर लाते हैं। क्रिस, जेसी, कर्ली और स्टॉप चुपचाप देखते हैं, क्योंकि उसका शरीर काटा जाता है और आंशिक रूप से खाया जाता है। जब नरभक्षी सो जाते हैं, तो दोस्त चुपचाप चलते हैं और दरवाजे तक पहुंचते हैं। क्रिस दरवाजा खुला रखता है ताकि उसके दोस्त सुरक्षित बाहर निकल सके। जैसे ही क्रिस दरवाजा खुला रखता है, वह नरभक्षियों को देखता है। वह अभी भी सो रहे हैं। दुर्भाग्यवश एक नरभक्षी जाग जाता है और क्रिस भागता है। जैसी इसे नोटिस करती है, वह अपने दोस्तों को भी तेजी से भगाने लगती है। वह नरभक्षी अपने दोस्तों को भी सतर्क कर देता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। समूह कई कारों के साथ एक खुले मैदान में छिपते हैं, जो उन्हें एहसास होता है कि यह वह पीड़ितों की कार है। क्रिस एक आकर्षण बनता है। क्रिस खुद को प्रॉब्लम में डालकर जंगल के दूसरे कोने पे चिल्ला कर भागने लगता है। तभी एक नरभक्षी उसे शॉटगन से उसके पैर में गोली मार देता है। स्टॉप उसे बचाने के लिए तरकीब लगाता है। वह भी चिल्ला के दूसरे कोने में भागने लगता है, जिससे जेसी और कर्ली नरभक्षियों से बचकर कार चुराने में सफल हो जाए। क्रिस ट्रक में बैठता है और वे स्टॉप को खोजने की कोशिश करने लगता है। कार्ली जंगल में स्टॉप को देखती है। जैसे ही स्टॉप ट्रक में बैठने की कोशिश करता है, उसके पीठ में 3 बार तीर से वार कर दिए जाते हैं। तीर लगभग उसके पीठ से आर पार हो चुका है और क्रिस जेसी को कार तेजी से भगाने के लिए मजबूर करता है। नरभक्षी स्टॉक के मृत्यु शरीर को उठाते हैं और उसे वापस केबिन में लेके चले जाते हैं। क्रिस, जेसी, कार्ली
सड़क के एक ऐसे छोर पे पहुंच जाते हैं जहां उनकी कार कीचड़ में फंस जाती है और वह पैदल चलना जारी रखते हैं। लेकिन कार्ली अभी भी स्ट्रॉक की मृत्यु से बहुत दुखी है। जेसी और क्रिस उसे समझाने लगते हैं और वे चलना जारी रखते हैं। वे एक पुराने वॉच टावर पाते हैं और चढ़ाई शुरू करते हैं। उन्हें वहां एक रेडियो मिलता है और वह रेडियो मदद के लिए कॉल करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वे देखते हैं कि नरभक्षी मशालों से लैस होकर वॉच टावर के तल तक पहुंच जाते हैं। तभी रेडियो से जोर जोर से आवाज आने लगता है, जिससे नरभक्षी सतर्क हो जाते हैं और वह सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। तभी क्रिस अपना दिमाग लगाकर एक वजनदार सामान उस पर रख देता है, लेकिन वह नरभक्षी उसको धकेल के अपना हाथ डाल देता है। तभी क्रिस अपने पांव से उसके हाथ पर मारने लगता है। तभी नरभक्षी नीचे उतर जाता है और वह वॉच टावर को आग लगा देता है। क्रिस, कार्ली और जेसी खिड़की से पास एक पेड़ पर कूद जाते हैं। वे ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन एक नरभक्षी पेड़ पे पहले से ही चढ़ा हुआ था। क्रिस और जेसी ऊपर चढ़ते हैं, जबकि कार्ली आराम करती है। क्रिस और जेसी दूसरे पेड़ पे पहुंच जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कार्ली के पीछे अचानक से एक नरभक्षी कुल्हाड़ी से उसके सर पर वार कर देता है। वह उसकी सिर को आधा कर देता है और उसका शरीर पेड़ों के बीच गिर जाता है। जैसे कि क्रिस और जेसी डर कर देखने लगते हैं, वह नरभक्षियों से बच जाते हैं और अगली सुबह तक एक झरने के पास की गुफा में छिपते हैं। जेसी एक बुरे सपने से जागती है, जबकि क्रिस उसे समझाता है। जैसे ही वे जंगल से बाहर एक सड़क देखते हैं, तभी उनके पीछे से नरभक्षी क्रिस को पहाड़ से ढकेल देते हैं और जेसी को पकड़कर अपने केबिन में ले जाते हैं। क्रिस गिरने से बच जाता है और उसे एक पुलिस वाला मिलता है, लेकिन वह पुलिस वाले को यह समझाने से पहले कि क्या हुआ, पुलिस वाले को जंगल में से एक तीर आंख में मार दिया जाता है। क्रिस पुलिस ट्रक में कूदता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन चाबियां नहीं मिलती उसे। क्रिस छिपता है और देखता है कि नरभक्षी पुलिस वाले के शरीर को ट्रक में डालकर उसे वापस केबिन ले जाता है। क्रिस उनके ट्रक के नीचे लटक कर उनके साथ जाता है। जब नरभक्षी केबिन में पहुंचता है, जेसी को बिस्तर से बांध देता है और कुत्ते के पट्टे से उसका मुंह बांध देता है। वह रो रही होती है, बचाओ बचाओ, और माफी मांगने लगती है। जैसे ही उसे मारने की कोशिश करता है, तभी क्रिस वहां आग लगा देता है और नरभक्षी पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। तभी क्रिस पुलिस ट्रक चलाते हुए केबिन में घुस जाता है और एक नरभक्षी को ठोकर मारकर गिरा देता है। क्रिस जेसी को खोलने लगता है, तभी एक नरभक्षी उसको पकड़ लेता है। तभी जेसी पीछे से एक तीर मारकर उसे मार गिराती है। तभी क्रिस और जेसी जा ही रहे होते हैं कि वहां से तीसरा नरभक्षी आ जाता है और वह क्रिस को मारने लगता है। क्रिस नीचे गिर जाता है और वह उसे डंडे से मारने लगता है। तभी जेसी उसे एक कुल्हाड़ी से मार गिराती है। तभी क्रिस को एक शॉटगन मिलती है और वह शॉटगन में सिर्फ एक ही बुलेट होती है। वह दोनों बाहर आ जाते हैं। वह शॉटगन को एक पेट्रोल टैंक पर निशाना साध देता है और गोली चला देता है। तभी वहाँ एक जोर का विस्फोट होता है, जिससे क्रिस और जेसी दोनों उड़ के गिर जाते हैं। तभी वह उसके बाद वो कार लेके निकल जाते हैं। तभी वह जाते जाते वह पुराने गैस स्टेशन पर रुकते हैं। तभी वह बूढ़ा आदमी वो कार देख के घबरा कर दरवाज़ा बंद कर लेता है। तभी क्रिस कार से उतर जाता है। वह लंगड़ लंगड़ कर चलने लगता है। वह बूढ़ा आदमी भी उसे देख रहा होता है। क्रिस सीधा नक्शा निकाल कर गाड़ी में बैठकर वह लोग चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद वहाँ एक पुलिस वाला आता है। वह केबिन में वह जांच करने लगता है। वह जांच करते हुए कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक पीछे से परछाई दिखती है। वह जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वह तीसरा नरभक्षी उसे कुल्हाड़ी से उसका गर्दन काट देता है। हमारी यह कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। इसके दूसरे पार्ट के लिए वेट करिए।